स्वागत है आपका मेरे चैनल एनएच कार कोचिंग में। मेरा नाम है नितिन कौर गुप्ता और इससे पहले मैं आपको मैकेनिक्स पढ़ा चुका हूँ, जो मैकेनिक्स आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और अब हम स्टार्ट करेंगे जो फोर्थ सेमेस्टर में जो यूपी पॉलिटेक्निक के फोर्थ सेम में सब्जेक्ट है RAC। ठीक है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। RAC जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ओके फ्रेंड्स, तो आज से हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं RAC। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये पहले डिप्लोमा में नहीं हुआ करता था प्रोडक्शन में, लेकिन इसके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो बहुत अच्छी बात है कि ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है इसमें। तो हमको इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है और जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ उसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। और उसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे उनको और ज़्यादा आप फोकस करिएगा। मैं उनको क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। तो RAC जो है ये सब्जेक्ट निकल के आता है आपका थर्मल से। ठीक है ना, एक आपका जो थर्मल इंजीनियरिंग होती है, थर्मल इंजीनियरिंग, ये आपका बीटेक का सब्जेक्ट है जिसमें कई सारे सब्जेक्ट छुपे हुए हैं। टोटल सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है, RAC होता है, ठीक है, IC इंजन होता है। इस तरीके कई सारे सब्जेक्ट हैं। तो जिसमें से हमारा क्या एक पार्ट ये है RAC। ठीक है ना, ये थर्मल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो आज से हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन चैप्टर यानी जो फर्स्ट चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए जो आपका RAC था, जो आपको RAC यानी कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, पहले इसका मतलब क्या है। देखिए, रेफ्रिजरेशन को बोलते हैं हम प्रशीतन, और एयर कंडीशनिंग को बोलते हैं वातानुकूलन। पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जो रेफ्रिजरेशन शब्द है ये अलग है, रेफ्रिजरेशन अलग है और एयर कंडीशनिंग अलग है। ठीक है, अब रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है। रेफ्रिजरेशन, अब पहले हमें तो इस सब्जेक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैकेनिक्स था, मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। इसी तरीके से हमारा रेफ्रिजरेशन, तो रेफ्रिजरेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी। देखिए, पहले क्या होता था, हम पहले आदि मानव वगैरह जो था आपको पता ही होगा कि पहले वो बड़े बड़े जानवर मारता था उसमें। लेकिन क्या होता था कि जैसे उन्होंने जानवर मारने के बाद इतना बड़ा जानवर एक बार में तो खा नहीं पाएंगे वो, तो वो क्या करते थे, कुछ दिनों में वो खराब हो जाता था और उसको छोड़ के फेंक के चले जाते थे। तो उससे क्या होता था, खाने का वेस्ट होता था। इस तरीके से आज के टाइम पे हमें क्या चाहिए, हमें AC में, अब हमें अभी गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में हमें क्या चाहिए, थोड़ी ठंडक चाहिए जिससे बॉडी को आराम मिले। क्योंकि गर्मी में जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो बॉडी जल्दी थक जाती है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर ठंडा चाहिए, यानी कि रूम ठंडा चाहिए। उसके साथ साथ पानी जो पीने का है हमारा वो ठंडा चाहिए हमें। ठीक है ना, जो हम पानी पीते हैं वो हमें ठंडा चाहिए। और भी कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ये सब हमें क्या चाहिए कि हमें ठंडी करके पीनी है। ठीक है, ठंडी चीज़ें पीनी है तो गर्मी से बचने के लिए। उसके साथ साथ आपकी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, जैसे आप देखेंगे किसी मेडिकल स्टोर के पास तो उसके पास एक रेफ्रिजरेटर जरूर होता है। ठीक है ना, जिसे हम फ्रिज बोलते हैं आम भाषा में, एक्चुअली उसका पूरा नाम रेफ्रिजरेटर ही होता है। उस रेफ्रिजरेटर को हम क्या करते हैं, दवाई, उसके अंदर हम दवाई रख देते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, और वो दवाई हमारी प्रिजर्व रहती है। लेकिन अब हमारा ये डेली यूज़ में भी यूज़ हो रहा है। और उसके साथ साथ जो आपने सुना ही होगा कोल्ड स्टोरेज होते हैं जिसमें हम अपने खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको सुरक्षित रखते हैं। तो हमें इसकी काफ़ी ज़रूरत थी, तो हमें इसकी रेफ्रिजरेशन हमें करना पड़ा उसका। तो रेफ्रिजरेशन करने के लिए हमने क्या किया कि कई सारे प्रोसेस अपनाए। तो उसमें से हम RAC, इसका मतलब क्या था, प्रशीतन का मतलब किसी भी वस्तु को ठंडा रखने के लिए। तो सीधी सी बात है, आप जितना भी ये चीज़ें देखें आपने, उसके अंदर क्या हो रहा था, हम किसी न किसी वस्तु को ठंडा रख रहे थे। तो हमारे रेफ्रिजरेशन का, प्रशीतन का मतलब क्या हुआ, प्रशीतन का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को, किसी भी स्पेस को ठंडा रखना। ठीक है, किसी भी स्पेस को या किसी वस्तु को ठंडा रखना। अब वो ठंडा रखेंगे कैसे, तो देखिए, ठंडा रखने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम उसमें से हीट निकाल लें। ठीक है, हीट क्या है, हीट निकाल लें। तो जैसे मेरे पास एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर कितना है, मान के चलिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं इसमें से हीट निकालता रहा हूँ, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर के फॉर्म में निकलेगी थोड़ी सी। तो जब वो टेम्परेचर के फॉर्म में निकलेगी तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा। तो इससे हमारा रेफ्रिजरेशन होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम रेफ्रिजरेशन की जो डेफिनेशन है, रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन, इससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन की जिसको हम बोलते हैं प्रशीतन, इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है दोस्तों कि नियंत्रित परिस्थितियों में
किसी वस्तु से निकाली गई ऊष्मा या अवशोषित की गई ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं? प्रशीतन कहते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन में हम क्या करते हैं? किसी वस्तु से ऊष्मा निकालने की प्रक्रिया या विधि। तो हमें क्या करना है? किसी भी वस्तु से ऊष्मा निकालनी है। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम एनी बॉडी, यानी किसी वस्तु से ऊष्मा निकालने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? रेफ्रिजरेशन कहते हैं। ठीक है, या रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी, यानी किसी पिंड में से या किसी वस्तु में से ऊष्मा निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? रेफ्रिजरेशन। सिंपल भाषा में यही है इसका मतलब। ठीक है, अब रेफ्रिजरेशन का अपना परिभाषा समझ ली। ठीक है, लेकिन ये केस में होना चाहिए नियंत्रित परिस्थितियों होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हीट निकालते जा रहे हैं। और रेफ्रिजरेशन के अंदर हम क्या करते हैं? ठीक है ना, किसी वस्तु में से ऊष्मा निकालने की प्रक्रिया और उसे नियंत्रित रखना। ठीक है ना, नियंत्रित रखने की प्रक्रिया, यानी कि हमने क्या करा? रिमूवल ऑफ हीट तो किया ही किया, लेकिन उसको साथ साथ हमने उसको मेंटेन रखा। ठीक है ना, मेंटेन, यानी कि रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एंड मेंटेन द टेम्परेचर। ठीक है, हमें क्या करना है? उसका टेम्परेचर ही मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी वस्तु का टेम्परेचर पहले कम किया और टेम्परेचर कम करने का उसको छोड़ दिया और वो फिर अपने आप गर्म हो जाएगी। तो हम क्या करना है? उसको टेम्परेचर को कम करना भी है और उसको फिर मेंटेन भी रखना है। तो उसी टेम्परेचर को उसको मेंटेन रखना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद है आपका एयर कंडीशनिंग। एयर जिसको हम बोलते हैं वातानुकूलन। तो देखिए वातानुकूलन क्या है? वातानुकूलन के अंदर रेफ्रिजरेशन तो होता ही है। ठीक है, हमें क्या करना है? देखिए एसी, जैसे आप सुनते होंगे एसी, एयर कंडीशनर बस सेम ही चीज है। एयर कंडीशनर ही हमारा एयर कंडीशनिंग करता है। अब एयर कंडीशनिंग में होता क्या है? एयर कंडीशनिंग में हमारी 4 चीजें होती हैं। पहला होगा टेम्परेचर को हम कम करेंगे, दूसरा करेंगे हम ह्यूमिडिटी को, जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, टेम्परेचर का मतलब तापमान, ह्यूमिडिटी का मतलब आर्द्रता। ठीक है, ये बताऊंगा मैं आर्द्रता क्या होती है। उसके वायु का वेग, ठीक है ना, यानी कि जो वेलोसिटी होगी, और स्वच्छता। क्लीनलीनेस। तो हमें क्या करना है? जब हम किसी स्थान के टेम्परेचर को कम करें, वहाँ की ह्यूमिडिटी को यानी कि उसकी आर्द्रता को मेंटेन रखें, और वेलोसिटी, जो भी हमारे जो वेलोसिटी है उसके कमरे में या जो हमें हवा मिल रही है एयर कंडीशनर से उसकी जो वेलोसिटी है उसको मेंटेन रखें, और एक स्वच्छता। ठीक है, अब देखिए इन चारों का मतलब क्या? देखिए टेम्परेचर का तो आपको मालूम है, जब एसी का हम यूज करते हैं इसीलिए कि टेम्परेचर को कम कर सकें। ठीक है ना, अपनी बॉडी को आराम दे सकें। अब ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, आर्द्रता क्या होती है? तो देखिए आर्द्रता क्या होती है? जब आप किसी परिस्थान में रहते हो तो आपको पता होगा हर समय वाटर वेपर रहती है उसमें एयर के अंदर। जैसे अभी हम खड़े हैं, ठीक है ना, आप बैठे हुए, तो हमारा शरीर है वो एक हर टाइम एनर्जी रिलीज करता रहता है। एनर्जी मतलब जो पसीने के रूप में, आप जानते होंगे पसीने के रूप में हमारा जो अंदर जल है वो निकलता रहता है धीरे धीरे। इसी तरीके से हमारे जो भी एयर है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा घुली रहती है, जिसको हम बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। उसके हिसाब से तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? उस पानी जो आपकी एयर है उसमें पानी जो होता है सस्पेंशन फॉर्म में होता है, बहुत ज्यादा वाटर वेपर जिसको बोलते हैं हम, जलवाष्प होती है, वो घुली हुई रहती है। तो उससे हमारी क्या होती है? आर्द्रता। ठीक है, उसके बाद है हमारा वेग, वेलोसिटी। तो अब देखिए वेलोसिटी की जरूरत क्यों पड़ी? आप देखते होंगे कि जब आप किसी बस में बैठते होंगे तो बस में एकदम ऐसा नहीं है कि आपको बहुत, जब से बस स्लो चल रही होगी तब भी आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, और जब बस बहुत तेज चल रही होगी तब भी आपको नींद नहीं आएगी। तो क्या होता है कि जब हमारे शरीर से पसीना जो होता है, पसीना हमारे शरीर से निकलता रहता है, तो हमें कब अच्छा लगता है? जब वो पसीना हमारे शरीर से हटता जाए। अब जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा पसीना मेरे शरीर से नहीं हट पा रहा है, तो मुझे गर्मी लगने लगेगी। लेकिन क्या होगा? जैसे हवा चलेगी मेरे शरीर पर, तो जो पसीना होगा वो बाहर मतलब दूर उड़ता जाएगा साथ के साथ, तो मेरा क्या होगा? और ज्यादा पसीना निकलेगा और मुझे ठंडक महसूस होगी।
तो इसीलिए हमारे क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी भी हमें मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, तो बस में भी आप देखेंगे कि जो एक निश्चित स्पीड होती है, उस स्पीड के जो ड्यूरेशन होती है, उसी स्पीड के बीच में आपको जो है सोना आता है, नींद आती है, ठीक है ना, अच्छा लगता है। इसके बाद स्वच्छता। अब स्वच्छता का मतलब क्या है, आपको जो भी एयर के अंदर जो भी गंदगी है, ठीक, गंदगी का मतलब जो भी कण वगैरह रहते हैं धूल के, वो सब उसको साफ करता है। ठीक है, तो एयर कंडीशनिंग में क्या करते हैं, एयर कंडीशनिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, वेग या गति भी बोल सकते हैं, इसको मोशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, गति या मोशन, और उसकी स्वच्छता को नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना, तो एयर कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी मेंटेन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी एंड क्लीनलीनेस ऑफ द एयर ऑफ अ स्पेस, ठीक है, ऑफ कन्फाइंड स्पेस या डेफिनेट स्पेस, यानी किसी निश्चित स्थान का तापमान, आर्द्रता, वेग और स्वच्छता को नियंत्रित करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें इसकी जो आवश्यकता थी, वो आवश्यकता क्या थी, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की। तो देखिए, वैसे मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले बताया दिया है, तो हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं। तो हम किसमें कहाँ पर यूज करते हैं, घरों में खाद्य पदार्थ की सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा संरक्षित करने के लिए। दूसरा होगा पेय पदार्थों को ठंडा करने में। इसके बाद तीसरा आपका दवाओं को संरक्षित रखने में। ठीक है, और आरामदायक वातावरण बनाने में। ठीक है ना, ये हमारे मतलब बेसिक नेसेसिटी थी। ये देखिए, ये हमारे क्या है, नेसेसिटी, ठीक है ना, यानी कि आवश्यकता। अभी आप पढ़ेंगे इसकी उपयोगिता। ठीक है, तो उपयोगिता में और आवश्यकता में थोड़ा अंतर होता है। आवश्यकता होती है में किसी चीज की जब कमी है, हमें जब किसी चीज की कमी है तब हमें वो चीज चाहिए, वो हमारी आवश्यकता है। ठीक है, उपयोगिता है कि जब हमें कोई चीज बनानी है, मतलब हमारे पास कोई चीज है, तो हमें उससे क्या, हम उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं उपयोगिता। जैसे मेरे को पैसे की जरूरत है, तो वो मेरी कहलाएगी आवश्यकता, और अगर मेरे पास पैसा पहले से बहुत सारा है और फिर मैं उसका जहां पर यूज कर रहा हूँ, तो वो हमारा होगा पैसे का उपयोग। ठीक है, तो आवश्यकता और उपयोग में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि जब मैं उपयोगिता बताऊंगा तो फिर आप कहोगे सर आपने ये तो पहले ही बताया, लेकिन बात एक ही है। आवश्यकता हमें क्या है कि जो हमें जरूरत पड़ी थी उसके लिए था, और उपयोग है कि हम जब हमारे पास वो पहले से है तब हम उसका जो यूज करेंगे वो। ठीक है, तो इसीलिए अभी उपयोगिता में भी इसमें से काफी सारे पॉइंट्स यही आएंगे कुछ, तो आपको फिर आप ये मत सोचिएगा कि सर ने अभी ये बताया फिर से दोबारा ये बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आरएसी जो है, आरएसी के अंदर हमने क्या करा, ठंडा किया। अब किसी चीज को देखो ठंडा हम कैसे करते हैं कि हम उसमें से हीट निकालते जाते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया, उसमें से हम हीट निकालते जाते हैं। तो अब देखिए, ये हीट दो तरीके से निकल सकती है। ठीक है, ये हीट कैसे निकल सकती है, दो तरीके से। जैसे या तो हम उस वस्तु का टेम्परेचर को कम कर दें, ठीक है, या तो हम उस वस्तु का टेम्परेचर को कम कर दें, या हम उसको क्या करें, उसकी जो अवस्था है, उसका जो फेज है, ठीक है ना, फेज चेंज कर दें। ठीक है ना, फेज चेंज यानी कि अवस्था का परिवर्तन कर दें, अवस्था का परिवर्तन करते हैं। ठीक है, या तो हम क्या करें, उसमें उसका टेम्परेचर कम करें या अवस्था परिवर्तन करें। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, 100 डिग्री की -5 डिग्री पर बर्फ है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है। अब हमने क्या करा, इसको हीट देना स्टार्ट किया। जैसे ही हम इसको हीट देंगे तो ये पहले क्या करेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट होगी, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में कन्वर्ट होगी पहले तो ये। ठीक है, फिर इसको हम और हीट देंगे, जब और हीट देंगे तो क्या होगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट होगी। पानी इसमें क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका यूवी टेम्परेचर। ठीक है, अब हम इसको और हीट देंगे, जब इसको और हीट देंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी का टेम्परेचर राइज होगा, मान के चलिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है,
10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब हम इसमें और टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जब इसमें और हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में। जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में पहुंच जाएगा तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पानी को और गर्म किया जाता है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और वो अपना फेस चेंज करने स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ तो पानी रहेगा और कुछ हमारा क्या बन जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे हमारा क्या था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। मैंने इसको हीट दी, हीट देके इसका टेम्परेचर चेंज हुआ और कितना चेंज हुआ, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हुआ लेकिन उसका फेस चेंज नहीं हुआ। तो देखिए हीट तो हमें देनी पड़ी थी, लेकिन उसका क्या हुआ, केवल टेम्परेचर चेंज हुआ। कितना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर चेंज हुआ। तो हमने हीट दी, हमने माना। अब हमने क्या करा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदला। अब देखिए मुझे हीट तो देनी पड़ी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए हीट तो मुझे देनी पड़ी, लेकिन क्या मैं इसको पता कर पाया कि ये कितना हमने हीट दी कि नहीं, हमें पता तो नहीं चल रहा। हमें केवल उसको देख के पता चलेगा, हमें क्या करना पड़ रहा है, उसको फेस चेंज करना पड़ रहा है। तो जो टेम्परेचर, जितनी भी हीट हम इसमें दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। इसको बोलते हैं हम गुप्त ऊष्मा। ठीक है ना, लेटेंट हीट, इसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट, क्योंकि ये हीट हम नाप नहीं सकते, इस हीट को हम नाप नहीं सकते। हम केवल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको कि भाई ये जो बर्फ थी वो पानी में कन्वर्ट हो रही है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कितनी हीट गई, या मतलब नापना तो अलग बात है, लेकिन वैसे हम नहीं बता रहे। यहाँ पर हम डायरेक्ट बता देंगे कि भाई ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड थी माइनस के, और यहाँ पे आके 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बदल गई, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, तो इसका मतलब हमने इसमें हीट दी है। तो यहाँ पर हम देख कर पता लग सकते हैं। इसको बोलते हैं हम सेंसिबल हीट, जिसको बोलते हैं हम ज्ञेय ऊष्मा। ठीक है, ये ज्ञेय ऊष्मा और ये है गुप्त ऊष्मा। तो आपकी दो तरीके की हीट होती है। एक होता है आपका, देखिए ज्ञेय ऊष्मा की परिभाषा क्या है कि जब हम किसी वस्तु को हीट देते हैं और उसके टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, उसके तापमान में परिवर्तन होता है, तो उसको हम बोलते हैं ज्ञेय ऊष्मा, दी गई ऊष्मा। ठीक है, दी गई ऊष्मा या ज्ञेय ऊष्मा, जिसको हम नाप सकते हैं। ठीक है ना, जिसको हम ज्ञान कर सकते हैं। ज्ञेय का मतलब क्या है कि सेंस कर सकते हैं। देखिए इस वर्ड से समझ सकते हैं आप, सेंस कर सकते हैं कि भाई ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो आप सेंस कर लेंगे हाँ इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका टेम्परेचर तो नहीं रहना है, तो आपको यहाँ पर आप छूकर तो पता नहीं लगा सकते कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, लेटेंट हीट। अब ये दो तरीके की है। देखिए एक तो यहाँ पर मिली आपको, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया तो आप टेम्परेचर मेजरमेंट करके बता दो कि हीट दी जा रही है। आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचोगे तब भी आप बता सकते हो कि हीट दी जा रही है। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ये जो वेपर बनेगी वो कितने में होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होगी। तो आपने क्या करा, यहाँ पे हीट तो आपने दी, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि कितनी हीट हम दे रहे हैं या कितना टेम्परेचर का राइज हो रहा है। तो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपकी लेटेंट हीट ही यूज होगी। ठीक है, तो किसी वस्तु को दो तरीके से हीट दी जाती है। अब देखिए फिर से समझने की कोशिश करिए एक बार कि प्रशीतन क्या है। प्रशीतन में हम क्या कर रहे थे, किसी वस्तु का टेम्परेचर ठंडा कर रहे थे, टेम्परेचर को कम कर रहे थे। अब मैंने बोला कि दो तरीके से हम उसको कर सकते हैं, या तो हम उसका सीधा सेंसिबल हीट को कम कर दें, या सेंसिबल कूलिंग करें उसकी। ठीक ना, यानी उसका डायरेक्ट टेम्परेचर कम कर रहे हैं, या हम दूसरा क्या कर सकते हैं, उसमें से हीट निकाल के, हीट को एब्स्ट्रैक्ट करके हीट को निकालते जाएंगे उसमें से। ठीक है ना, जैसे मेरे पास एक ये बाहर का मुझे इसे ठंडा करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो इसके पास जाके ठंडी सी चीज, कोई ठंडी वस्तु ला के रख दूँ तो ये क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, क्या करूँ मैं, या तो कोई ठंडी जैसे बर्फ है, बर्फ इसके ऊपर लाके लगाता रहूँ तो ये ठंडा हो जाएगा थोड़ी बहुत, या मैं क्या करूँ इसमें से हीट खींच लूँ। जब मैं इसमें से हीट खींचूंगा तो खुद ठंडा हो जाएगा, और जो जहाँ पर मैं खींचूंगा वो गर्म हो जाएगी। तो ये इसको हम ठंडा कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से, या तो हम इसके पास जाके ठंडी चीज लेके जाएं, या दूसरे इसमें से हीट निकाल दें। तो इसमें से जो इसको हीट निकालने की प्रोसेस है, इसको बोलेंगे हम जो आपकी लेटेंट हीट होगी वो। और सेंसिबल हीटिंग में तो आप जो भी, सेंसिबल कूलिंग में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वस्तु को कोई भी पास में ले जाके। अब ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये आपको आई होप ये आपको पूरा एक डायग्राम समझ में आया होगा कि ये जो मैंने समझाने की कोशिश की है कि लेटेंट हीट क्या होती है। तो लेटेंट हीट से हमारा क्या होता है, फेस चेंज। फेस चेंज किसके थ्रू होता है, हमारा लेटेंट हीट के थ्रू होता है। तो दो तरीके से फेस चेंज होगा, या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना, गलन की गुप्त ऊष्मा, इसको हिंदी में बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ, इसको बोलते हैं हम जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
वाष्प की या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, मैं आपको एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। वैसे ये थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा, लेकिन अगर जिसने थर्मोडायनामिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी है तो उसको ये चीज ना पता होगी, इसीलिए मैं इसको दोबारा से बता रहा हूँ। तो लेटेंट हीट आपकी दो तरीके से होगी, एक तो होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये दोनों अलग अलग होती हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है जो गलन की गुप्त ऊष्मा है। अगर हम पानी की केस में बात करें, देखिए हर मेटेरियल की अलग होगी, लेकिन हम जब पानी की बात कर रहे हैं, बर्फ की बात कर रहे हैं, तो बर्फ से जब पानी कन्वर्ट होता है तो इसमें हमें कितनी जरूरत पड़ती है, 334, ठीक है ना, किलो जूल। यानी अगर हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोग्राम के 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना है तो हमें 334 किलो जूल, 334 कुछ आती है, तो इसलिए हम इसको 335 कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए हम 335 किलो जूल इसको मानकर चलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये थोड़ी सी ज्यादा होती है, ये होती है आपकी 2230 के आसपास। ठीक है ना, 2230 किलो जूल। यानी कि हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी इसमें। अगर हमें 1 लीटर पानी को 1 लीटर के पानी को हमें वेपर में कन्वर्ट करना है तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, 2230 किलो जूल, यानी कि 2230। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। प्लीज नोट्स बनाते जाइएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये सब चीजें पूछी भी जाएंगी इसमें, जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे उसमें, और साथ ही साथ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी ये सब चीजें जैसे ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, फेज चेंज क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होती है, आपको लेटेंट हीट की डेफिनेशन दे देगा, फिर उसमें नीचे पहले तो डेफिनेशन देगा, डेफिनेशन के नीचे पूछेगा कौन सी हीट है, सेंसिबल हीट है, एंथैल्पी है, और ये आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जो कुछ भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं प्रशीतन प्रभाव। अब देखिए, प्रशीतन प्रभाव हमारा क्या होता है। तो प्रशीतन प्रभाव क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु से जब हीट निकालते हैं, किसी वस्तु से किसी निश्चित समय में जो हीट निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका प्रशीतन प्रभाव। ठीक है, तो निश्चित समय में किसी वस्तु से निकाली गई ऊष्मा की मात्रा, निश्चित समय में, ठीक है ना, निश्चित समय में किसी स्थान से निकाली गई ऊष्मा की मात्रा, यानी कि जो हमारा रेफरेंट है वो उस स्थान में से कितनी हीट अपने अंदर सोख पा रहा है किसी निश्चित दिए गए समय में। ऐसा नहीं कि हमने 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, 30 घंटे के लिए छोड़ दिया, फिर एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं, एक निश्चित समय में। ठीक ना, तो निश्चित समय में किसी स्थान से निकाली गई ऊष्मा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। जो रेफ्रिजरेटर हम लगा रहे हैं उसके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलेंगे इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है ना, इन अ गिवन टाइम amount of heat removed या extracted from a space is known as refrigeration effect। ठीक है, तो आपकी इसकी डेफिनेशन एक तरीके से, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी निश्चित स्थान से, किसी निश्चित समय में किसी स्थान से जो हीट निकाल रहे हैं उसकी मात्रा को हम क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलेंगे। और ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा आया कैसे और क्या क्या बना हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो देखिए, पहला इसको बोलते हैं हम 1 टन रेफ्रिजरेशन। अब देखिए 1 टन रेफ्रिजरेशन क्या है, ये है यूनिट ऑफ
यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब ये यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है, तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन ये हमारी क्या होती है, ठीक है। इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाती है कि 1 टन प्रशीतन क्या होता है। देखिए आप जब भी कोई फ्रिज खरीदने जाएंगे या एसी खरीदने जाएंगे तो वो आपसे पूछा कितने टन का एसी चाहिए आपको, ठीक है ना। अब आपने जिसने खरीदा हो या जो कभी खरीदने के लिए अपने घर वालों के साथ गया हो या कभी सुना हो, तो उसने आप सुनेंगे उसमें पूछा जाता है कि भाई कितने टन का रेफ्रिजरेशन चाहिए। उसका टन रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है, कितने टन का रेफ्रिजरेशन चाहिए, उसका मतलब ये है कि आपको अगर आप एसी लेने आए तो आपसे पूछेगा कि भाई 1 टन का मतलब क्या है, 2 टन का मतलब क्या है, 3 टन का। तो आपको जितना स्पेस ठंडा करना है उसकी जो वॉल्यूम है, यानी कि जितना बड़ा कमरा होगा उतने ही ज्यादा टन की हमें रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ेगी, उतने ही बड़े एसी की जरूरत पड़ेगी, उतने ही ज्यादा जो टन रेफ्रिजरेशन वाली एसी होगा उसका यूज होगा। इसी तरीके से हमारा फ्रिज होता है। अगर फ्रिज हमें घर के लिए घरेलू चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब 2 या 3 लोगों के लिए जो काम सामान रखा जाए, तो उसके लिए हमारा आधा टन का होगा, 0.25 टन का होगा। और जो आपके जो होटल्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, तो वहाँ पे आपका 3 टन का, 5 टन का, इस तरीके का जो रेफ्रिजरेटर होता है उसको यूज करते हैं। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है हमारी, 1 टन रेफ्रिजरेशन। अब इसकी परिभाषा पूछी जाती है कि 1 टन रेफ्रिजरेशन होता क्या है। 1 टन रेफ्रिजरेशन 1 TR, ठीक है। 1 टन रेफ्रिजरेशन होता क्या है, इसकी आपसे परिभाषा पूछी जाती है कि 1 टन रेफ्रिजरेशन की परिभाषा बताइए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करें, अगर 1000 किलोग्राम बर्फ को पिघलने के लिए छोड़ दें, 1000 किलोग्राम को किसी कमरे में रख दें और पिघलने के लिए छोड़ दें कितने टाइम के लिए, 1000 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, देखिए समझने की कोशिश करिए, मैंने थोड़ी शॉर्ट में लिखी है, इसको पूरी डेफिनेशन में बोलूंगा, आप लिख लीजिएगा। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन क्या था कि अगर हम 1000 किलोग्राम बर्फ है, यानी कि 1000 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1 टन होता है। अगर हम 1 टन बर्फ लें और उसको किसी कमरे में छोड़ दें, और उसको बदलने दें, किसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ है, और उनको पिघलने के लिए छोड़ेंगे, तो क्या होगा, उसके आसपास का जो वातावरण में क्या होगा, वो वहां से हीट खींचना स्टार्ट कर देगा। जैसे मान चलिए ये आपका पूरा कमरा है, आपने क्या करा, यहाँ पे बर्फ रख दी, यहाँ पे आपने बर्फ रख दी। अब ये आपने क्या होगा, इसके पास इसमें ये क्या होगा, थोड़ी बहुत तो टेम्परेचर आएगा, देखिए जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और कमरे का मान चलिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से ये हीट, यहाँ से आपको पता है जो हीट होती है हमेशा आपको क्या होती है, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाती है। तो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक जाएगी, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ के पास जाएगी, और जैसे ही बर्फ के पास जाएगी तो बोलेगी भाई तू पिघल जा और मुझे अपनी हीट दे दे थोड़ी सी, या अपन जो मेरी हीट थोड़ी सी ले ले, कि मैं ज्यादा गर्म हूँ, मेरी वजह से थोड़ी हीट ले ले। तो ये क्या करेगा, अपनी हीट इसको देना शुरू कर देगा, और जब देना शुरू करेगा तो क्या होगा, आपको पता है कि जब बर्फ को हीट दी जाती है तो क्या होता है, वो पानी बदलता है। कितने पानी तो कैसे बदलेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में। तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए छोड़ देते हैं। तो जितनी 24 घंटे में, कितने के लिए, 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें जितनी वो ऊष्मा है, जितनी वो ऊष्मा को अवशोषित करता है उस स्थान से, उसको हम बोलते हैं 1 टन रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपकी यूज होगी। तो आपको क्या करना है, इसको इस परिभाषा इसको समझ लेने की, 24 घंटे के लिए किसी बर्फ को, 24 घंटे के लिए 1000 किलोग्राम बर्फ को, यानी कि 1 टन बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए छोड़ देने पर वह स्थान से जितनी ऊष्मा को अवशोषित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 टन रेफ्रिजरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं, उसका जो यूनिट होती है 1 टन रेफ्रिजरेशन होती है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो एक बार इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम वापस आते हैं इसके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम फिर निकालेंगे कैसे, ये तो हमारी क्या है, यूनिट हुई, लेकिन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालेंगे कैसे। तो देखिए अभी मैंने बताया, तो 24 घंटे के लिए हमें बर्फ को छोड़ देना है। तो 24 घंटे के लिए देखिए आपको कितना है, 1000 किलोग्राम बर्फ थी, ठीक है। आपको क्या है, देखिए ऊष्मा की मात्रा ही तो चाहिए, ऊष्मा की मात्रा ही तो चाहिए, वही जो ऊष्मा की मात्रा होगी वही तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। मैंने बोला ना कि जितनी ऊष्मा अवशोषित करेगा वही आपकी क्या होगी, 1 टन रेफ्रिजरेशन होगी। अब ये 1 टन रेफ्रिजरेशन कितनी ऊर्जा होगी या कितनी ऊष्मा होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है, ऊष्मा की मात्रा कितनी निकलेगी हमारी, देखिए 1000 किलोग्राम आपकी बर्फ थी, 1000 किलोग्राम बर्फ थी, और आपको पता है कि 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए 335 किलो जूल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना।
ये मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपकी जो मात्रा थी कितनी थी, वो 1000 किलोग्राम थी, ठीक है, लेकिन ये कितनी थी 24 घंटे में, ये कितनी थी 24 घंटे में। अब हम क्या करें 1000 का इसमें बड़ा करें, लेकिन अब हमें क्या करना है प्रति 24 घंटे में, लेकिन अगर हमें क्या करना है 1 टन रेफ्रिजरेशन के लिए हम क्या करेंगे इसमें प्रति सेकंड निकालेंगे, सॉरी प्रति मिनट निकालेंगे, तो 1335 अपॉन, देखिए 24 घंटे से भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक दिन में 24 घंटे से भाग करेंगे तो कितने में मिल जाएगा ये इतने किलो जूल पर घंटे, कितने किलो जूल प्रति घंटा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है घंटे में नहीं, हमें मिनट में निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी कुछ वैल्यू आएगी 232.6, ठीक है। अब ये हमारी क्या है किलो जूल पर मिनट, ये हमारी क्या है ऊष्मा की मात्रा है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या होगा 1000 की जगह हम क्या करते हैं 900 को यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जो रेफ्रिजरेशन था ये हमारा जो डेवलप किया गया था, रेफ्रिजरेशन का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो हुआ था वो हुआ था अमेरिका में। अब अमेरिका में आपको पता है कि किलोग्राम नहीं चलेगा, अमेरिका में क्या चलता है पॉइंट चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है तो आपका यहाँ पे 900 किलोग्राम आ जाता है। जब 900 किलोग्राम वैल्यू होगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी थोड़ी सी और कम हो जाएगी, ठीक है। जब 900 जब यहाँ पे आप क्या करेंगे 900 को रखेंगे तो 900 गुणा 335 अपॉन 24 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लगभग 210 किलो जूल प्रति मिनट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 210 किलो जूल प्रति मिनट, यानी कि हमें 1 मिनट के अंदर इतनी ऊष्मा की इसको देनी पड़ेगी उसको पिघलाने के लिए, ठीक है। तो 210 किलो जूल प्रति मिनट आपकी ऊष्मा उसमें से अवशोषित होगी। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन कितना होता है आपका 210 किलो जूल प्रति मिनट होता है, ठीक है ना। अब हम इसको देखिए किलो जूल प्रति मिनट को हम क्या करें सेकंड किलो जूल प्रति सेकंड में निकाल सकते हैं। तो 210 किलो जूल प्रति सेकंड है, किलो जूल प्रति मिनट है, उसको 60 मिनट प्रति सेकंड में भाग करने के लिए क्या करने पड़ेंगे 1 मिनट के लिए कितना रख देंगे 60 सेकंड रखेंगे, 0 से 0 इसको कैंसिल करेंगे तो 6 3 18 और 6 पंजे 30, यानी कि 3.5 किलोवाट आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा किलो जूल पर सेकंड को हम बोल देते हैं किलोवाट। तो 3.5 किलोवाट जो आपकी ऊष्मा होगी, ठीक है ना, इतनी ऊष्मा की मात्रा आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। मैंने क्या बताया कि फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ऊष्मा, देखिए हमें क्या था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या था कि 1 टन की बर्फ को पिघलने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा होगी तो वो ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी वो हम यहाँ से निकालेंगे। वही हमारा क्या था 1 टन रेफ्रिजरेशन था। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन किसके बराबर होता है 3.5 किलोवाट के बराबर होता है। तो मैंने निकालना आपको बता दिया कि ऊष्मा की मात्रा हम 1 टन ले रहे हैं, ये हमारे क्या इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर हम इंडिया में मानेंगे तो इतना निकलेगी हमारी, ठीक है ना। लेकिन बताया को जो इसका डेवलपमेंट जो था, जो सबसे ज्यादा जो रेफ्रिजरेशन के ऊपर काम किया गया था वो हमारे अमेरिका के ऊपर अमेरिका ने किया था। तो अमेरिका में क्या होता था 900 किलोग्राम, यहाँ पे पॉइंट चलते थे तो 2000 पॉइंट, ठीक है। इसकी वैल्यू थी 900 किलोग्राम, तो 900 किलोग्राम थी तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा हमारा 200 किलो जूल पर मिनट और यहाँ पे आ जाएगा 3.5 किलोवाट। तो ये डायरेक्ट आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसके बराबर होता है, 1 टन रेफ्रिजरेशन की वैल्यू कितनी होती है। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन की वैल्यू होती है या तो एग्जाम देखिए कभी कोई क्वेश्चन में क्या करता है वो 3.5 किलोवाट दे देगा या आपको 210 किलो जूल दे देगा, ये दोनों दे देगा, ठीक है। दोनों दे के पूछेगा कि भाई वहाँ तो आपको बताना है कि ऑल ऑफ द इस तरीके से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जितना भी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, इसके बाद फिर आगे चलेंगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी बच्चे हैं जिनको रेफ्रिजरेशन पढ़ना है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन अब ये नया सब्जेक्ट है हमारे प्रोडक्शन के अंदर, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी क्योंकि जो सीनियर्स हैं वो नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। तो आप अपने जो भी साथी हैं उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, इसको शेयर करिएगा, ठीक है। आज के वीडियो के लिए फिर इतना है, थैंक यू।